की ऑनलाइन क्लास में हम आगे जब हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में देखो क्या है। हम पिछली 2 क्लासों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक था भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण संबंधी जो हमारा बोर्ड क्लास का जो चैप्टर आएगा या भाग आएगा पेपर, उसमें से व्याकरण, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण ज्ञान में ये पहला प्रश्न पूछा जाएगा। व्यवहारिक हिंदी व्याकरण ज्ञान में पहला प्रश्न भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित ही आएगा। इसके संदर्भ में हम भाषा के बारे में एक दिन पढ़े थे, फिर लिपि के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अगला जो भाग इसका है व्याकरण के बारे में। भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रमुख अंग है, भाषा के प्रमुख रूप है, भाषा कैसे बनी है, कहां से आई है, किस प्रकार से है और क्या क्या भाषा का प्रभाव है और भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है और भाषा ने हमें क्या बनाया है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद है लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखना, लिखते हैं तो लिपि है। अब हम अपने मुंह से जो उच्चारण करते हैं, भाषा का कोई भी भाग है जो बोला गया उसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं। इसलिए भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित रूप। लिपि, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अब देखिए लिपि क्या है। हमारे भारत देश की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को मानक लिपि के क्या आधार पर माना गया, जिसमें है मात्राएं हैं, स्वर है, व्यंजन है, गृहीत वर्ण है, अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है, ये सारे हैं मानक आधार रूप हैं। इसके बाद है व्याकरण। अब व्याकरण से संबंधित जानकारी। व्याकरण का व्यापक अर्थ होता है कि टुकड़े टुकड़े करना या जानकारी देना व्याकरण के संदर्भ में। तो देखिए व्याकरण की भाषा परिभाषा है हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा, व्याकरण को भाषा की रीढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिना भाषा के व्याकरण की भाषा अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि न तो हम शुद्ध बोल सकते हैं, नहीं शुद्ध लिख सकते हैं, नहीं उसका शुद्ध आधार हो सकता है। इसलिए भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और परिष्कृत करने में व्याकरण की प्रमुख भूमिका होती है। इसीलिए व्याकरण को भाषा की रीढ़ कहा जाता है। अगली परिभाषा है हिंदी की विभिन्न ध्वनियों, वर्ण, शब्द, पद, पद्यांश, वाक्य, वाक्यांश को समस्त व्याकरण की समस्त जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। फिर है व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है, जिसमें शुद्ध पठन पाठन लेखन का समस्त ज्ञान समृद्ध रहता है, वह व्याकरण कहलाता है। इससे संबंधित अगला जो है व्याकरण के प्रमुख अंग। व्याकरण में क्या सम्मिलित है कि व्याकरण क्यों किस लिए है। सबसे पहले हम वर्ण विचार करते हैं। भाषा यानी सबसे पहले ध्वनि को लिपि में बांधकर प्रकट करना वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 बताई गई है, कोई 47 बताते हैं, कोई 52 बताते हैं। ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण की बात में वर्ण को वर्ण के साथ जोड़ने पर क्या बन जाता है? शब्द। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम, पर्यायवाची, युग्म शब्द है। उन शब्दों के विचार, इन शब्दों के विचार की बात में पद विचार। पद, शब्द और पद अपने आप में एक होते हुए भी अलग कहलाते हैं। शब्द वर्णों के साथ समूह को शब्द कहते हैं और शब्द वही शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ लेता है तो वह पद कहलाता है। तो पद विचार, पद के प्रकार होते हैं, पद की परिभाषा होती है, उनकी विवेचना होती है। पद के बाद में होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार के बाद में हम वाक्य बनाते हैं, एक वाक्य के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में तीसरा, ऐसे जोड़ते जोड़ते जाते हैं तो हमारी रचना बन जाती है। ये सारे समस्त अंग है जो व्याकरण के प्रमुख अंग कहलाते हैं। इसलिए व्याकरण के अंग को 4 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हमें इसकी पूर्णतः जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और पूछे के आ सकते हैं। इसलिए भाषा, लिपि और वर्ण पर हमारा जो टॉपिक आज पूरा होता है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, ज्यादातर अधिकतर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, सीधे साधे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आपको जानना है थोड़ा सा। सबसे पहला है
महत्वपूर्ण है भाषा और बोली में अंतर। परिभाषा भाषा किससे करते हैं, ये भी आ सकता है, लिपि से करते हैं, ये भी आ सकता है, लिपि से करते हैं। हिंदी की प्रमुख लिपि कौन सी है, इसके बारे में लिखना है। फिर भाषा के कितने रूप होते हैं। फिर अगला प्रश्न अपना है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। कन्नौजी है, अवधी है, पहाड़ी है, उत्तरी भारत की पूर्वी भाषा, उत्तरी भाषा है, मध्य भारत की भाषा, दक्षिणी भाषा है, पहाड़ी भाषा है। तो भारत की प्रमुख बोली है, उन बोलियों के बारे में लिखना है। फिर है देवनागरी लिपि का मानक रूप निर्धारित कीजिए, जिसमें स्वर, व्यंजन, मात्राएं कैसे लगाई जाती है, वर्ण, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, ये आपको यहाँ देखने में। फिर व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण की परिभाषा आपको लिखनी है और व्याकरण के प्रमुख अंक कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हाँ तो बच्चों आज का अगला टॉपिक है पद परिचय। व्याकरण, भाषा लिपि और व्याकरण के बाद में अगला जो अपना बोर्ड एग्जाम में दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा व्याकरण संबंधी, व्याकरण में वो आएगा पद परिचय से संबंधित है, या 2 अंक का आएगा। सबसे पहले किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे पद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, पद परिचय को परिभाषित कीजिए। तो हमें सबसे पहले पद के बारे में पढ़ना है। पद वास्तव में पद और शब्द दोनों एक ही है, वास्तव में पद और शब्द दोनों एक ही है, पर शब्द ही पद कहलाता है। परिभाषा में शब्द ही पद कहलाता है जब दोनों एक है, पर थोड़ा सा अंतर है। शब्द स्वतंत्र होता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ में संबंध जोड़ लेता है, उसे शब्द नहीं पद कहते हैं। शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता है। यानी यदि शब्द किसी वाक्य में जुड़ जाता है और अन्य शब्दों के साथ में अपना संबंध जोड़ लेता है, तब शब्द नहीं क्या हो जाता है, पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। यहाँ कमल शब्द यदि हम अकेला लेते, मान लो जैसे अकेला आए कमल, तो कमल कोई व्यक्ति हो सकता है, कमल किसी का नाम हो सकता है, कमल क्या है, किस प्रकार से अकेला होता है, अन्य शब्दों के साथ संबंध नहीं होता है, तब वह शब्द ही कहलाता है, पद नहीं कहलाता है। परंतु जब उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तब अपना एक स्पष्ट रूप देता है कि मैं ये हूँ, ये शब्द मेरा कार्य है। जैसे कमल, कमल, कीचड़, कीचड़ में के बाद में खिलता है। कमल किसके साथ, कीचड़ में जुड़ गया, कीचड़ के साथ में के साथ में खिलता है, खिलता के साथ में है। अब यहाँ पर स्पष्ट अर्थ होता है कि कमल कोई व्यक्ति नहीं है, कमल किसी स्थान का नाम नहीं है, यहाँ कमल एक पुष्प है, यहाँ कमल एक पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है। ये उसकी परंपरागत प्रकृति की देन है। अब यहाँ दूसरा उदाहरण लेते हैं। कमल बाजार से सेब लाया है। वाक्य वही शब्द आ गया कमल, यहां पर भी कमल है। देखिए ये कमल तो अपने आप स्पष्ट अर्थ देता है कि यहाँ ये पुष्प है, यहाँ कमल शब्द का अर्थ लेते हैं, अन्य शब्दों के साथ में वाक्य में जुड़ जाता है, तो यही कमल यहाँ पर पुष्प न बन करके एक व्यक्ति बने जाता है, ये एक व्यक्ति बन जाता है। इसलिए यदि यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए, बाजार से सेब लाता है अब कमल, तो यहाँ कमल पुष्प भी हो सकता है, कमल व्यक्ति भी हो सकता है, कमल कोई स्थान भी हो सकता है, कमल कोई और भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है, अन्य शब्दों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है, तब पद नहीं शब्द कहलाता है। और इसी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ में संबंध जोड़ लेता है, तब वह शब्द नहीं क्या कहलाता है, पद कहलाता है। स्पष्ट पता हो गया। अब जब हम एक वाक्य पढ़ते हैं तो परिचय क्या कहलाता है, पद का परिचय क्या होता है, पद के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद में पद का परिचय के बारे में क्या है,
पद का परिचय क्या होता है, यानी इस कमल की जानकारी देना। परिचय का होता है जानकारी देना या लेना होता है। हम तो व्यक्ति साथ साथ जाते हैं, अनजान व्यक्ति होते हैं, तो हम भी उनसे चलते चलते परिचय कर लेते हैं। पहले उनका नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, रिश्तेदारी पूछते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति भी हमारे बारे में, तो इसको कहते हैं जानकारी लेना या देना, परिचय कहलाता है। तो पद की परिभाषा का परिचय क्या है, पद की व्याकरणिक नियमों से व्याख्या करना या अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना पद का परिचय कहलाता है, यानी उसका परिचय कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण पढ़ते हैं, देखो, पद की व्याकरणिक नियमों से व्याख्या करना या अन्य शब्दों के साथ में संबंध बताना क्या कहलाता है, उसका यानी पद का परिचय कहलाता है। अब इस बात से परिचय की परिभाषा को सार्थक करते हैं, स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण द्वारा। क्या लिखा है, कमल कीचड़ में खिलता है। तो हम यहाँ सबसे पहले कमल एक पद है, कीचड़ एक पद है, मेघ एक पद है, खिलता एक पद है एक पद है। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले कमल। अब कमल क्या है, व्याकरणिक नियमों से, व्याकरण के अंश क्या कहलाते हैं, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, काल। व्याकरण में संज्ञा को सबसे पहले क्यों, क्योंकि बिना संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जानकारी हो ही नहीं सकती, यानी संज्ञा के बिना अस्तित्व नहीं है। इसलिए व्याकरण के प्रमुख सोपानों में सबसे पहले लेते हैं विस्तृत जानकारी के लिए तो संज्ञा के बारे में जानकारी करनी पड़ती है। अब जैसे कमल के बारे में लिखा है, तो संज्ञा, कमल कोई संज्ञा है क्या, है तो कौन सी संज्ञा है, हम स्पष्ट रूप से पहले वाली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते हमें इस बात का पता है संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और ये इसके रूप क्या है। तो कमल जाति नहीं है, कमल की जाति होती है पुष्प, और पुष्प जाति, जैसे कमल पुष्प है यहाँ पर लिख दिया जाता। तो यह क्या है बोलो, एक होता है संज्ञा के तीन प्रकारों में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। कमल, एक उदाहरण दूंगा यहाँ पे, जैसे कमल पुष्प अति सुंदर होता है। यहाँ पर तीनों प्रकार की संज्ञा आ गई है, कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुष्प कमल की जातिवाचक संज्ञा, अति सुंदर उसकी भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा है। तो देखिए कमल का परिचय क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कमल यहाँ कीचड़ में खिलता है तो एक वचन, कमल अपने आप में क्या है, पुल्लिंग, खिलता है वर्तमान काल है, और खिलना देखो क्या है, असर्वक क्रिया है, क्रिया के साथ संबंध है कमल का, क्योंकि कर्म क्रिया क्या है, यहाँ पे खिलना प्रकृति का नियम है। इस प्रकार से जब हम पद के बारे में, उसके परिचय के बारे में जानकारी कर चुके हैं, तो सबसे अगला प्रश्न उठना होता है, क्या ये पद यही होता है, पद के कोई प्रकार भी होते हैं। पद के प्रकारों में देखो क्या लिखा है, पद के प्रकार यदि हम आगे पढ़ते हैं तो पद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी पद, एक होता है अविकारी पद। विकारी पद का दूसरा नाम होता है वे पद, और अविकारी पद की दूसरा नाम होता है अव्यय पद। अब वे का अर्थ क्या होता है, वे का अर्थ होता है खर्च, और ऑप्शन मिल गया तो अब अव्यय पद का होता है जो खर्च नहीं होते। खर्च का अर्थ होता है, मान लो जैसे हमारे पास में कोई वस्तु होती है, उसको हम खर्च कर देते हैं तो अपना रूप बदल लेती है। जैसे गेहूं को खर्च करते हैं, यानी रोटी बनानी है गेहूं की, तो गेहूं खर्च होगा तो उससे अपना रूप बदल लिया। पहली बार आटे में बदला है, आटे के बाद में रोटी में बदल गया है। तो इसी प्रकार से जो खर्च होते हैं, रूप बदल लेते हैं, लिंग बदल लेते हैं, वचन बदल लेते हैं, काल बदल लेते हैं, इनमें परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो तो कहलाते हैं विकारी पद। तो जो खर्च नहीं होता है, जो बदलते नहीं है, वो कहते हैं अविकारी पद। तो देखिए विकारी का मतलब है विकार उत्पन्न होना, अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार उत्पन्न होता नहीं है। विकार का अर्थ क्या होता है, उसका कोई रूप बदलता नहीं है। तो विकारी पद का दूसरा नाम है व्यय पद, और दूसरा है अविकारी पद यानी अव्यय पद। विकारी शब्द की परिभाषा क्या है, देखिए विकारी पद की परिभाषा, विकारी का होता है विकार उत्पन्न होना। तो विकारी वाक्य संरचना करते समय जो पद अपना रूप, लिंग, वचन, काल आदि में परिवर्तन कर लेता है, या जो पद वे खर्च हो जाता है, उसे हम विकारी पद कहते हैं। विकारी पद के प्रकार
देखिए विकारी पद के प्रकार है। विकारी पद के 8 प्रकार। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पहले संज्ञा विकारी पद, उसके बाद में सर्वनाम। अब विकारी पद नहीं लिखूंगा, सर्वनाम के बाद में अगला है विशेषण, फिर है क्रिया, फिर है कारक, फिर है लिंग, फिर है वचन और फिर है काल। ये 8 प्रकार है, 8 ही प्रकार। इसका अर्थ क्या हुआ? विकारी पद के 8 प्रकार हो गए। 8 है संज्ञा विकारी पद, सर्वनाम विकारी पद, विशेषण विकारी पद, क्रिया विकारी पद, कारक विकारी पद, लिंग विकारी पद, वचन विकारी पद और काल विकारी पद। अब हमारा प्रश्न क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में? जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, रेखांकित पद दिया हुआ आएगा कमल के नीचे। अब इस रेखांकित पद का आपने पीछे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, खेलना है, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ हमें बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का एक उदाहरण दिया जाएगा। उदाहरण के नीचे एक रेखा दी जाएगी, उसको रेखांकित करते हैं और निम्न रेखांकित पद का परिचय दीजिए। प्रत्येक पद, जैसे संज्ञा पद का नियम होता है, सर्वनाम पद के नियम होते हैं, विशेषण पद का नियम होता है, क्रिया पद का नियम होता है, कारक पद का नियम होता है, लिंग वचन काल आदि का कोई कार्य यानी कोई नियम नहीं होता है। तो संज्ञा पदों का परिचय जानने के लिए निम्न बातों की है। ये बात हम अगले क्लास अपनी लगेगी उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से जानना है, सीखना है और इससे संबंधित कोई भी यदि परेशानी हो तो पुनः मैसेज द्वारा सूचना देनी है। धन्यवाद बच्चों।